हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्लास 12th जो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था को पूर्ण रूप से कंप्लीट कराया गया है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा और जिन भी स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ की ज़रूरत होगी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां आपको फ्री में हमेशा पीडीएफ प्रोवाइड होती रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी है लेकिन आप अंत तक देखेंगे, कोई भी टॉपिक आपको दोबारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें समझना है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण यानी उनका परिचय और उनका लक्षण क्या है, फिर उसके प्रकार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिस्टल जालक, एकक कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, निविड संकुलन, संकुलन क्षमता, एक कोष्ठिका बीमा संबंधित गणनाएं, ठोसों में अपूर्णताएं यानी क्रिस्टलीय दोष, विद्युत गुण और चुंबकीय गुण। ये 11 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। वीडियो के अंत तक ये 11 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। अगर कहीं कोई भी समस्या आएगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको वो कमेंट में दे दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स को नोट्स की ज़रूरत होगी वो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ भविष्य में जितने भी लेसन मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उन सब की लिंक्स और पीडीएफ फाइल फ्री में आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगी। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का जो प्रत्येक वस्तु है वो पदार्थ से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ ही हमारे आसपास चारों तरफ मौजूद होते हैं। पदार्थ का जो निश्चित द्रव्यमान होता है और वो स्थान भी घेरते हैं। सामान्यतया जो द्रव्य या पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज़ है। सामान्यतः द्रव्य को 3 भौतिक अवस्थाओं में बांटा गया है, या जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। एक चौथी भी भौतिक अवस्था है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा का बेस्ट एग्जाम्पल आप सूर्य को ले लेंगे, वो प्लाज्मा स्टेट में है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। जो ठोस है, ठोस के कण जो है वो बेहद पास पास होते हैं। छोटी कक्षाओं में भी आपने ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ रखा है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वो बेहद पास पास होते हैं। इसलिए जो इनका आकार, आकृति और आयतन है वो सब निश्चित होता है। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लकड़ी, पत्थर। ऐसे ही द्रव की बात करें तो द्रव के जो कण होते हैं वो कुछ दूर दूर होते हैं, जिस कारण इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। इन्हें जिस भी बर्तन में डाला जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं, जैसे कोई भी तेल ले लीजिए या जल। ऐसे ही बात करते हैं गैस अवस्था के बारे में। तो जो गैस अवस्था होती है उसमें अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका आकृति, आयतन निश्चित नहीं होता है। और वायुमंडल में जितनी भी गैसें उपस्थित हैं वो इसका एग्जाम्पल हो सकती हैं। ऐसे ही बात करते हैं प्लाज्मा स्टेट के बारे में, जो कि पदार्थ की चौथी स्टेट है। जब गैसीय स्टेट की जो गैसें हैं वो अधिक टेम्परेचर पे गर्म कर दी जाती हैं, हीट कर दी जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है तो वो प्लाज्मा स्टेट में चली जाती हैं। प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना हुआ है और वो प्लाज्मा स्टेट में है। अब हम जान चुके हैं कि जो पदार्थ की 3 अवस्था है उनमें से सबसे जो अस्थाई अवस्था है वो ठोस अवस्था है, यानी ठोस द्रव्य की सबसे अस्थाई अवस्था है। अब ठोस अवस्था की परिभाषा जान लेते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों, अंतराणुक बल का जो अवयवी कण है उनके बीच लगने वाले बल को ही अंतराणुक बल कहते हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक के रूप में संवृत संकुलित होते हैं, क्लोज पैक होते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। यानी ये जो कण होंगे उनके बीच की दूरी बहुत कम होगी, जिस कारण ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं, और इस अवस्था को ही हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। अधिकतर ठोस अवस्था की परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन लक्षण ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठोसों के सामान्य लक्षण। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार, आयतन तथा आकृति
निश्चित होती है। इनके अवयवी कणों के मध्य अंतराणुक दूरी बहुत कम होती है, यानी इनके जो अंतराणुक कण होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे, इनकी दूरी बहुत कम होगी, और जब दूरी बहुत कम होगी तो इनका जो बल होगा वो बहुत प्रबल होगा। इसी कारण इनका अंतराणुक बल प्रबल होता है। ये कठोर तथा असंपीड्य होते हैं। कठोर समझते होंगे, और असंपीड्य का अर्थ होता है इनको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। जैसे हवा को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा जा सकता है, लेकिन ठोस के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। इनमें विसरण नहीं होता है। विसरण का अर्थात होता है एक कण फ्रीली या स्वतंत्र रूप से घूम करके ऊर्जा को या ऊष्मा को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सके। इसलिए इनमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है, ना कि विसरण द्वारा। विसरण विधि सिर्फ और सिर्फ गैसों में पाई जाती है। इनके घनत्व अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। अगला पॉइंट है ठोसों का वर्गीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर लर्न करना पड़ेगा। समझते जाएंगे, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा कठिन है। ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थिति क्रम की प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। अब ठोस अवस्था आपने जान लिया। अब ठोस चूंकि अवयवी कणों से मिलकर बने हुए, अब अवयवी कण जिस मैनर में सेट होंगे उसी आधार पर ठोसों को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, केयरफुली आप समझिए। पहला है आक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस। एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। आक्रिस्टलीय ठोस जो हैं वह ठोस जिनमें अवयवी कण की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती, अर्थात अवयवी कणों की लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। कहने का अर्थ है कि इनमें जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था जो है सेट होने का या अरेंज होने का जो मैनर है वो निश्चित और नियमित नहीं होता, इसलिए इनका जो रेंज है वो काफ़ी शॉर्ट रह जाता है। और ये जो इसी कारण इनकी जो आकृति होती है कुछ हद तक निश्चित नहीं हो पाती। इन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। सबसे पहले इनके मुख्य लक्षण जान लेते हैं। जो आक्रिस्टलीय ठोस हैं, आप ये जान गए कि आक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो हैं वो निश्चित व नियमित व्यवस्था में नहीं सेट होते हैं, लघुपरासी होते हैं। इसीलिए इनको आभासी या झूठे ठोस भी कहा जाता है। इनके मुख्य लक्षण जान लीजिए। इनमें लघुपरासी व्यवस्था होती है, शॉर्ट रेंज होता है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इन्हें झूठे ठोस, छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव यानी अत्यधिक ठंडा किया गया द्रव भी कहते हैं। जिस कांच को आप ठोस मानकर चल दें, दरअसल वो अतिशीतित द्रव है, ना कि वास्तविक ठोस। इनके पृष्ठ पर एक समान तथा समतल नहीं होते हैं। इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समानता दर्शाते हैं, यानी ये समदैशिक होते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जस्ट विपरीत होंगे, यानी इनमें जो अवयवी कण होंगे वो निश्चित और नियमित व्यवस्था में सेट होंगे और इनकी जो रेंज होगी वो लॉन्ग रेंज होगी। वह ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, अर्थात अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं, है ना, पारा को छोड़ करके, क्योंकि पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे कापर, सोना, सिल्वर, NaCl, शक्कर आदि क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनके मुख्य लक्षण जान लीजिए। इनके मुख्य लक्षण हैं, इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, इनकी आकृति निश्चित होती है, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये दृढ़ होते हैं, इनके पृष्ठ एक समान तथा समतल होते हैं, इनके भौतिक गुणों में अलग अलग दिशाओं में भिन्नता पाई जाती है, यानी ये विषमदैशिक होते हैं। आगे बात करते हैं क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर उनके मुख्य गुणों से ही आपको लिखना है, या आप स्वयं लिख सकते हैं। चूँकि आपने 5 मुख्य लक्षण जो है वो अक्रिस्टलीय के पढ़ लिए और 5 पढ़ लिए क्रिस्टलीय के, तो इनके मुख्य लक्षण देखा होगा आपने जस्ट अपोजिट है, तो कभी कभी अंतर लिखने को आ जाता है, तो अंतर आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये
ज़रूर पूछा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बलों के प्रकृति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी क्रिस्टलीय ठोसों को जो उनके अवयवी कण हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उसके आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका आणविक ठोस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आणविक ठोस यानी इनका निर्माण अणुओं से होगा, मॉलिक्यूल से होगा। ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं जो आणविक ठोस होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। ये अणु हैं और इनसे मिलकर ही क्या होता है, पूरे ठोस का निर्माण होता है। आप ये जानते हैं जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला आणविक ठोस है। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। ध्रुवीय अणु का अर्थात जिसमें ध्रुवों का निर्माण हो, यानी प्लस और माइनस ध्रुव का निर्माण हो, और ये जो अणु होंगे वो ध्रुवीय अणु होंगे। इनसे मिलकर जो ठोस बनेगा वो ध्रुवीय ठोस होगा। जिनके मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जिनमें द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होता है, जैसे SO2 सॉलिड, HCl सॉलिड आदि। नेक्स्ट है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। इन ठोसों का निर्माण अध्रुवीय अणु या परमाणु से होता है, जिनके मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे H2 सॉलिड, Cl2 सॉलिड, I2 सॉलिड, CCl4 सॉलिड आदि। यानी इनके मध्य जो होगा वो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा, यानी इनमें द्विध्रुव नहीं पाया जाएगा। इसी कारण ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस यानी जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में जब कभी हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा होता है तो चूंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या करता है, किसी अपने अगल बगल में देखता है, अगर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम मिलता है तो उसके साथ एक पार्शियल बॉन्ड बना लेता है। इसी बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड पर विशेष चर्चा किसी अन्य वीडियो में ज़रूर करेंगे हम। तो इस प्रकार के ठोसों में अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। जैसे इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं H2O NH3 और एथिल एल्कोहल HF आदि। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट है आपका धात्विक ठोस। पहला था आणविक ठोस और दूसरा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होगा, धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उनसे संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह होता है। ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होंगे। लेकिन यानी आपको ये जान लेना है कि इनमें धातुओं का जिक्र किया जाएगा, जैसे सिल्वर है, सोना है, आयरन है, कॉपर है आदि। ये आपको व्यवस्था भी दिखा दी गई है। अब आगे बात करते हैं। नंबर 3 है आपका आयनिक ठोस। इसको आप सी कर लीजिए। आयनिक ठोस, इनके अवयवी कण जो हैं वो धनायन एवं ऋणायन होते हैं, जिनके मध्य आयनिक बंध पाए जाते हैं। ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जब ठोस अवस्था में होंगे तो कुचालक होते हैं, लेकिन जब गलित अवस्था में पहुंच जाते हैं तो विद्युत का चालन करते हैं। ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आयन दिखा दिए गए और ये उसका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट और लास्ट चौथा प्रकार है आपका सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, जिससे ये एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। ये अत्यधिक कठोर एवं भंगुर होते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट, जिनकी संरचना आप देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो आगे जानते हैं। आपने जाना ठोस के बारे में या ठोस अवस्था के बारे में। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण बेहद पास होते हैं और अंतराणुविक दूरी बहुत कम होती है। अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है, जिस कारण ये कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते। पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है और इन पदार्थों को ठोस कहा जाता है। ठोस पदार्थों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है।
अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, तो ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, अर्थात ये झूठे या आभासी ठोस होते हैं। इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनके अवयवी कण होते हैं वह निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं अरेंज होते हैं, अर्थात इनमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। इनके उदाहरण आपने जाना कांच, रबड़ और प्लास्टिक, अर्थात ये आभासी या झूठे ठोस हैं। बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, तो ये वास्तविक या रियल ठोस होते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं, अर्थात ये दीर्घपरासी होते हैं। इनके एग्जाम्पल आपने जैसे जाना हीरा, नमक, सोना आदि। क्रिस्टलीय ठोसों को अन्य 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस व नेटवर्क ठोस। बात करते हैं आणविक ठोस। जैसा कि शब्दों से ही पता चल रहा है, इनका निर्माण अणुओं से होता है। अब अणु 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु और हाइड्रोजन से आबंधित अणु। तो इसी आधार पर आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, वह ठोस जिनका निर्माण ध्रुवीय अणुओं से होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे HCl। बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, ऐसे ठोस जिनका निर्माण अध्रुवीय अणुओं से होता है, अर्थात जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, उन्हें अध्रुवीय अणु कहते हैं। और जिससे अध्रुवीय अणुओं से जिन ठोसों का निर्माण होता है उन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, जैसे ठोस हाइड्रोजन, ठोस आयोडीन आदि। बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ऐसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता हो। आपको ये बात पता है कि हाइड्रोजन तब बनता है जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है, ठीक है, तो बन जाता है वहाँ पर हाइड्रोजन आबंध। ऐसे ठोसों को हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। बंधों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, उसे ज़रूर देखें, उसमें आपको हाइड्रोजन बंध के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक के बारे में। इससे पहले के वीडियो में भी क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका की परिभाषा मैंने समझाई है, लेकिन यहाँ पुनः एक बार समझ लेते हैं ताकि आगे कोई समस्या ना आए। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों अर्थात परमाणु, अणु अथवा आयन। अवयवी कण 3 प्रकार से हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। तो बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं, अर्थात त्रिविम आकाश यानी 3D स्पेस में क्रिस्टल इकाइयों या अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ये क्रिस्टलीय जालक एकविमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय हो सकते हैं। यदि अवयवी कण एक निश्चित दूरी पर सरल रेखा में पुनरावृत्त करते हैं तो एक विमीय जालक हो जाएगा, अर्थात एक लाइन पर ही बार बार सेट होते हैं तो वह एक विमीय जालक हो जाएगा। जबकि यदि अवयवी कण किसी तल में पुनरावृत्ति होती है तो द्विविमीय जालक बनता है, अर्थात इस तरह का अगर संरचना का निर्माण हो रहा है तो द्विविमीय जालक कहलाएगा। यदि अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है तो त्रिविम जालक कहलाएंगे, यानी 3D संरचना यदि बनती है तो उसे हम लोग 3D जालक या 3D क्रिस्टल कहेंगे। अब बात करते हैं एकक कोष्टिका के बारे में। संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका कहलाती है। जैसे हमारी बॉडी का निर्माण छोटी छोटी अनेक कोशिकाओं के जुड़ने से हुआ है, ऐसे ही किसी क्रिस्टल का निर्माण अनेकों एकक कोष्टिकाओं से होता है। यहाँ डायग्राम में आपको एक त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि यह एकक कोष्टिका है और कई सारी एकक कोष्टिका आपस में जुड़ करके त्रिविम जालक का निर्माण करती हैं। एकक कोष्टिका को उपरोक्त चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया
किसी जालक की एकक कोष्ठिका में उस जालक के समस्त गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात त्रिविम जालक के जितने भी गुण होते हैं वो एकक कोष्ठिका में विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि एकक कोष्ठिका क्या है, इसके विभिन्न प्रकार लिखिए। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको सीखने की कोशिश कीजिए। तो एकक कोष्ठिका को मुख्यतया दो प्रकार में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर ही पाए जाते हैं, आध एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका या मूलभूत एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल, प्रिमिटिव, बेसिक, यानी बहुत ही बेसिक एकक कोष्ठिका की बात हो रही है। इसमें होगा क्या, जो अवयवी कण होंगे सिर्फ कोनों पर ही उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका। नंबर 2 प्रकार या दूसरा प्रकार जो है वो केंद्रित एकक कोष्ठिका है। पहला प्रकार आपने सीखा सरल एकक कोष्ठिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। अर्थात उसमें सिर्फ कोनों पर पाए जाते थे, इसमें कोनों के अतिरिक्त अन्य भी भागों पर या अन्य भी स्थितियों पर उपस्थित होंगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। केंद्रित एकक कोष्ठिका को पुनः निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है या 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र में भी उपस्थित हो तो यह अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित है, आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त यदि केंद्र पर भी उपस्थित हैं तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाएगा। नंबर दूसरा प्रकार है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक का तात्पर्य होता है, आपने लूडो खेलते समय डिस्क को ज़रूर देखा होगा। आप जब डिस्क को देखते हैं तो ध्यान से अब देखिएगा तो आप पाएंगे जो लूडो का डिस्क होता है उसमें 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं। ठीक, तो जो 6 फलक होते हैं उन्हें फेस बोला जाता है, इंग्लिश में फेस कहा जाता है, जिन पर नंबर्स आपने देखे होंगे। तो फलक यानी फेस की बात की जा रही है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यदि अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाएगी। अर्थात यदि कोनों के अतिरिक्त फेस या फलक पर पाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये आगे वाली फलक पर बना हुआ है और ये पीछे वाली फलक पर बना हुआ है, ऐसे एकक कोष्ठिका को फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। नंबर 3 है आपका अनंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं, जबकि इसमें किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, एक ऊपर है और दूसरा नीचे है, जबकि अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित ही हैं, साथ साथ में 2 विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। अब आगे कुछ जटिल चीज़ें आप सीखने की कोशिश करेंगे। इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लें, आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यह एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। 7 अर्ध एकक कोष्ठिका यानी सरल एकक कोष्ठिकाएँ और केंद्रित सेलों के रूप में उनकी संभव विविधताएँ इतनी प्रकार की हैं जो कि इस चार्ट में बताया गया है। यहाँ पर ए, बी और सी उनके अक्षीय दूरियां हैं, यानी एक्स, वाई, जेड जो अक्ष हैं उनकी दूरियां हैं, जबकि इस कॉलम में आपको अक्षीय कोण दर्शाया गया है और यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं और यहाँ दिया गया है संभावनाएं और ये दिया गया है क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र। तो सबसे पहला है घनीय,
पॉलीटेक्निक के एग्जाम में और यूपी बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, जिसमें वो बहुविकल्पीय इन्हीं में से एक दे देता है। और वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे षटकोणीय अधघनीय कोष्टिका के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, और इन सब में से देगा, जिसमें से आपको A बराबर B और B नॉट इक्वल टू C ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें बार बार आप दोहराइए और सीखिए। एक फ्रेंच गणितज्ञ ने दर्शाया कि 3D में केवल 4 प्रकार के जालक ही संभव हैं। इन्हें ब्रेविस जालक या ब्रेवे जालक भी कहते हैं। इन जालकों की एकक कोष्ठिकाओं को आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर 14 प्रकार के जो ब्रेवे जालक हैं वो दर्शाए गए हैं। इनके अतिरिक्त जालकों का निर्माण नहीं हो सकता। सबसे पहला है, ठीक है, सरल जालक, अंतः केंद्रित जालक, फलक केंद्रित जालक, अध जालक, अंतः केंद्रित। और इन प्रकारों को भी आप समझिए और सीखिए यहाँ से। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, और सीखने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं पुनः इस समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। आगे बात करते हैं, एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कैसे गणना किया जाए। आपको इन चीज़ों को लर्न नहीं करना है, सिर्फ सीखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि एकक कोष्ठिका में अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप अवयवी कणों की संख्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो उन न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कैसे गणना किया जाए, तो किसी भी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर ज्ञात की जाती है। सबसे पहले आप समझने का एक प्रयास करेंगे कि जब भी किसी एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है तो वह लगभग इस तरह दिखती है। एकक कोष्ठिका ये है। आप इस चित्र से ये समझ सकते हैं कि किसी भी एकक कोष्ठिका में लगभग 8 कोने होते हैं। हमने पहले बताया 8 कोनों पर प्रत्येक अवयवी कणों का 1/8 भाग उपस्थित होता है। यानी किसी भी परमाणु या अवयवी कण का 1/8 भाग यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, यानी 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोनों पर 1/8 भाग उपस्थित होता है। तो आगे सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, किसी एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित एक कण 8 एकक कोष्ठिकाओं के द्वारा सहभाजित होता है, यानी शेयर्ड होता है, आपस में सभी जुड़े होते हैं। अतः कोने पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण का योगदान 1/8 होता है। दूसरा पॉइंट है आपको, किसी एकक कोष्ठिका के फलक पर उपस्थित, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जल्दी समझ नहीं आते लोगों को और ना ही कोई समझाने का प्रयास करता है, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप सीखेंगे तो आगे बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। अभी आपने ये जान लिया है कि कोनों पर जो अवयवी कण होते हैं वो 1/8 होते हैं। अगर 8 कोने हैं तो 1/8 × 8 = 1, यानी 1 अवयवी कण हो जाएगा। ऐसे ही किसी एकक कोष्ठिका के फलक पर उपस्थित अवयवी कण 2 एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होते हैं, यानी आसपास की 2 में बराबर आधे आधे भागों में बटे होते हैं। अतः एक एकक कोष्ठिका में किसी एक फलक पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण का योगदान 1/2 होता है, यानी आधा इस एकक कोष्ठिका में और आधा इसके बगल वाली एकक कोष्ठिका में। किसी एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित कण अन्य किसी एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित नहीं होता, क्योंकि जो सेंटर में है वो इसी एकक कोष्ठिका के साथ जुड़ा रहेगा, दूसरे एकक कोष्ठिका में उसका कोई भी योगदान नहीं होगा, अर्थात वो इसी के लिए गिना जाएगा। किसी एकक कोष्ठिका के किसी किनारे पर उपस्थित कण 4 एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होते हैं, अतः इस अवयवी कण का एक एकक कोष्ठिका में 1/4 योगदान होता है। आगे अब हम सीखते हैं। सबसे पहले है घनीय क्रिस्टल निकायों में कणों की संख्या की गणना। सबसे पहला है सरल
घनीय मात्रक कोष्ठिका यानी सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कितने अवयवी कण होंगे। इस मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं और प्रत्येक अवयवी कण का मात्रक कोष्ठिका में योगदान 1/8 होगा। अर्थात एक मात्रक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या 1/8 गुणे 8 बराबर 1 होती है, जिस संरचना को आप यहाँ दर्शाया गया है और इस एग्जाम्पल द्वारा आप समझ सकते हैं, यानी इसके अंदर एक अवयवी कण उपस्थित होगा। इसके एग्जाम्पल में ठोस ऑक्सीजन तथा पोलोनियम के क्रिस्टल जालक में सरल घनीय एकक कोष्ठिका पाई जाती है। नेक्स्ट है दूसरा अंतःकेंद्रित घनीय मात्रक कोष्ठिका। अंतःकेंद्रित में हमने कहा था कि इसके सेंटर पर भी एक पाई जाएगी, तो इसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों के साथ साथ एकक कोष्ठिका के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। 8 कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का कुल योगदान 1/8 होता है। अतः प्रति एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित कणों का योगदान 1/8 गुणे 8 बराबर 1, और जो केंद्र में होगा हमने कहा था वो सिर्फ इसी में गिना जाएगा, अर्थात केंद्र का योगदान 1 और यहाँ से हमने लिया 1, तो 1 धन 1 बराबर 2, यानी कुल अवयवी कणों की संख्या अंतःकेंद्रित घनीय कोष्ठिका में 2 होगी। नेक्स्ट है आपका इसके एग्जाम्पल आयरन, क्रोमियम तथा टंगस्टन के क्रिस्टल जालक में यह एकक कोष्ठिका उपस्थित होती है। नेक्स्ट है आपका फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक या पृष्ठ के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। अतः घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कणों का योगदान 1/8 गुणे 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, और हमने आपको पहले ही समझा रखा है कि जो फलक होता है उसका 1/2 भाग शेयरिंग में होता है, तो 6 फलक होते हैं, 6 इंटू 1/2 अर्थात आधा, तो 6 का आधा हो जाएगा 3, तो 3 और 1 ये 4, यानी फलक केंद्रित एकक घनीय कोष्ठिका में कितने अवयवी कण हो जाएंगे, तो 1 और 3 4, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। ये देखिए इसका चित्र आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस सारणी के द्वारा पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। सरल एकक घनीय कोष्ठिका में 8 गुणे 1/8 बराबर 1, क्योंकि इसके फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या 0 है, केंद्र पर भी कोई कण नहीं पाए जाते, अर्थात इसमें कुल कण कितने होंगे, 1 होंगे। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में सिर्फ कोनों पर ही परमाणु पाए जाते हैं। अंतः केंद्रित में हमने आपको बताया कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी पाए जाते हैं, तो यहाँ से 1 मिला हमको और केंद्र पर 1, यानी अर्थात पूरा क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट है फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका, तो कोनों पर से 1 और फलकों से 3, 3 और 1 4। नेक्स्ट है अनंत केंद्रित, यानी 1 यहाँ से मिल गया कोनों पर 8 गुणे 1/8 और फलकों से भी हमको मिल गया 2 गुणे 1/2। फलक केंद्र अनंत केंद्रित में क्या था कि अपोजिट साइड में मिलते थे, आपको फलकों के अपोजिट साइड में, 2 अपोजिट साइडों में मिलता था, तो इसलिए 2 गुणे 1/2 बराबर 1, तो 1 और 1। आइए जानते हैं नेविड संकुलित संरचनाओं के बारे में। जैसा आपको पता है कि ठोस के अवयवी कण बेहद पास पास होते हैं, तो ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम हो। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे ही निविड संकुलन संरचना कहते हैं, या क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये मुख्यतः 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला है एक विमीय निविड संकुलन, यानी 1 डायमेंशनल। इस प्रकार के संकुलन में गोलों को केवल एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अवयवी कणों अर्थात जिनको हम गोलों के रूप में दर्शा रहे हैं, उन्हें एक लाइन में पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए रखा गया, इसे हम एक विमीय निविड संकुलन कहेंगे। दूसरा है द्विविमीय निविड संकुलन। इसमें गोलों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं।
सबसे पहला है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। इसमें प्रथम पंक्ति के साथ द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्ति के गोलों के केंद्र एक ही रेखा में हो। इसकी संकुलन क्षमता 52.4% होती है। जैसा कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं, इसमें प्रत्येक पंक्ति को एक के ऊपर एक सेट कर दिया जाता है और एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वर्ग का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसको द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। इसका दूसरा प्रकार है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के नीचे इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत या प्रथम पंक्ति के गोलों से बने गर्त में आ जाते हैं। जैसा कि डायग्राम से आप समझ रहे हैं, ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। ये जो पहली पंक्ति की गर्त है उसमें दूसरी पंक्ति के गोले आते जा रहे हैं और सेट होते जा रहे हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक षटकोणीय संरचना का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इनकी संकुलन क्षमता लगभग 60.4% होती है। और थर्ड है आपका त्रिविमीय निविड़ संकुलन। हमने आपको बताया कि निविड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है, एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। जो द्विविमीय निविड़ संकुलन है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब बात करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन में। द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखने पर त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। वास्तविक क्रिस्टलों का जो निर्माण होता है वो त्रिविमीय निविड़ संकुलन द्वारा होता है, अर्थात जो वास्तविक क्रिस्टल होते हैं वो त्रिविमीय निविड़ संकुलन से बने होते हैं। ये 2 प्रकार से निर्मित किए जा सकते हैं। सबसे पहला है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से बनी परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण करना, अर्थात जो वर्ग यहाँ आप देख रहे थे इनको एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके 3D स्ट्रक्चर को प्राप्त करना। तो इसमें प्रथम परत के गोलों के ऊपर ही द्वितीय परत के गोलों को रखा जाता है। इस प्रकार अन्य परतों को भी व्यवस्थित किया जाता है। ऐसे ही दूसरा है आपका द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन। इसमें द्विविमीय गोलों को परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि षटकोणीय निविड़ संकुलन की संरचना तैयार हो। ऐसे संकुलन में रिक्तिकाएं या खाली स्थान निर्मित हो जाते हैं। जैसा कि आप त्रिविमीय निविड़ संकुलन का चित्र यहाँ देख सकते हैं। इसमें जो परतें हैं एक विमीय, ये अगर एक स्ट्रक्चर हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर लेते हैं तो वो हो गया एक विमीय। अब जब एक विमीय गोलों की पंक्तियों को एक पूरी लाइन में सेट करते हैं तो इसको द्विविमीय बोलते हैं। अब जब द्विविमीय परतों को एक के ऊपर सेट करते रहते, ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, ये तीसरी परत हो गई, ये चौथी परत हो गई, ऐसे ही ये 5वीं परत हो गई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि करीब 4-5 परतें एक के ऊपर एक सेट हैं। तो इन्हें ही हम लोग त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। अब आगे समझते हैं। अब बात करते हैं अंतरकाशीय छिद्र या रिक्तियां के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ठोसों का जब जालक निर्मित होता है तो उनका निविड़ संकुलन होता है, अर्थात इनके अवयवी कण क्लोज्ड पैक होते हैं जिससे बहुत कम दूरी या बहुत कम खाली स्थान बचे। लेकिन कुछ ना कुछ खाली स्थान तो जरूर बच जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई कितना भी नज़दीक क्यों न हो, कुछ ना कुछ दूरियां तो ज़रूर होती हैं। ऐसे ही अवयवी कणों के निविड़ संकुलन के पश्चात भी जालक में कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, जिन्हें रिक्तियां कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है त्रिकोणीय रिक्तियां। यह रिक्ति गोलों के निविड़ संकुलन में 3 परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र पर बनती है। त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की 0.155 गुनी होती है। इसको समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है, जब 3 गोले आपस में एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो ये आप
यहाँ एकदम सेंटर पे देखेंगे तो कुछ स्थान खाली बच जाता है और यही कहलाता है त्रिकोणीय रिक्तियाँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्तियाँ। 4 समान गोलों से यह छिद्र बनता है। इन चारों गोलों के मध्य चतुष्फलक के केंद्र पर यह रिक्त स्थान रह जाता है। एक चतुष्फलकीय छिद्र की त्रिज्या घटक के कण की त्रिज्या की 0.225 गुनी होती है, यानी स्मॉल r इक्वल टू 0.225 कैपिटल R, जहाँ स्मॉल r रिक्तिका की त्रिज्या है जबकि कैपिटल R जो है वो गोले की त्रिज्या है। चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या आप ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या बराबर 2 गुणे एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या। इसे डायग्राम के द्वारा आप ऐसे समझेंगे, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें 3 आपको ब्लू से दिख रहे हैं और एक रेड से दिखाई दे रहा है और यहीं पर सेंटर पर चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण हो गया है। आगे बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका या रिक्तियाँ। यह छिद्र 6 गोलों के परस्पर स्पर्श करने पर बनता है। एक अष्टफलकीय छिद्र की त्रिज्या घटक की त्रिज्या की 0.414 गुनी होती है, यानी स्मॉल r इक्वल टू 0.414 कैपिटल R, जहाँ कैपिटल R गोले की त्रिज्या है और स्मॉल r रिक्त की त्रिज्या है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, अर्थात उसमें आपको 2 से गुणा कराना था, इसमें कुछ भी आपको गुणा नहीं कराना होगा। बाई फिगर आप इसमें समझ सकते हैं। इसमें 6 गोले आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, जिससे सेंटर पर एक छोटा सा खाली स्थान बच रहा है। यही है आपका अष्टफलकीय। क्लास 12th के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट यानी ठोस अवस्था का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो कभी भी आपको संकुलन क्षमता रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संकुलन क्षमता समझने से पहले आप एक उदाहरण समझें। अगर आपसे कहा गया कि 4 छोटे छोटे डिब्बे आपको दिए जा रहे हैं, 4 छोटे छोटे डिब्बे हैं जिसमें से एक छोटे डिब्बे का जो आयतन है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये कितने हैं? 4, तो कुल आयतन आपके पास हो गया है 4 गुणे 4 यानी 16 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास कुल आयतन हो गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक बड़ा डिब्बा है जिसका आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है और इन चारों डिब्बों को इस डिब्बे के अंदर आपको डालना है। फिर पूछा जाएगा कि क्या खाली कोई स्थान बचता है, तो आप अमूमन आराम से सवाल को लगा सकते हैं। चूँकि इन चारों डिब्बों का जो टोटल आयतन था वो 16 सेंटीमीटर क्यूब था और यहाँ कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 20 में से 16 अगर आप घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 4 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो है वो डिब्बे का बच जाएगा। अगर परसेंटेज निकालना होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं 16/20 गुणे 100 और टोटल आ जाएगा 80%, यानी 80% डिब्बा भरा हुआ है जबकि 20% डिब्बा जो है वो खाली है। ऐसे ही होता है ठोसों में संकुलन। संकुलन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, निविड संकुलन, जिसमें क्लोज पैकिंग की जाती है ताकि कम से कम स्थान जो है वो खाली रहे और अधिकतर जो अवयवी कण हैं वो अंदर ठोस में भरे रहे या ठूसे रहे, ऐसे आप समझिएगा। तो संकुलन क्षमता क्या होती है? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं, यानी कुल आयतन का जितना भाग जो है अवयवी कण घेर रहे हैं वही कहलाती है संकुलन क्षमता। इसका साधारण सा फार्मूला है क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन, अगर 1 कण है, 2 कण है, 4 कण है, 10 कण है, 20 कण है, कितने भी कण है उन सबका आयतन आपको निकालना है। यहीं से आप समझेंगे तभी आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में कहा था कि चारों डिब्बों का आयतन सबसे पहले निकाल लेंगे और फिर जो टोटल हमारा है कोष्ठिका का आयतन उससे भाग देंगे, हमारा परसेंटेज निकल आएगा। ऐसे ही क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का जो आयतन है बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन या एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, अगर परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 आपको करना है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी।
अब सबसे पहली बात करते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका में। जैसे कि आपको पता है जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है उसमें क्या होता है कि कोनों पर ही अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ये आप देख सकते हैं कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हैं और ये है इसका एक कोर या एक साइड की लंबाई। घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। आपको इतनी बात पता है। अब यहाँ एक डायग्राम में ये दिखाया गया, यहाँ देखने की कोशिश करिएगा। इस छोटे से गोले को ये बड़ा गोला और ऐसे ही इसको इसके द्वारा दर्शाया गया है और इससे आप समझ सकते हैं कि जो एक साइड है या जो एक ए है वो दो गोलों की त्रिज्या के बराबर है, यानी r + r = 2r। तो आई थिंक इतनी बात तो क्लियर हो जाएगी कि एक साइड जो है वो, क्योंकि ये जो गोले हैं ऐसे ही तो बने हुए हैं, ये देखिए ये, तो जो ये इसका r है ये और ये r, दोनों r को हम जोड़ देंगे तो a बराबर हो गया 2r। अब आगे समझिए, तो कोष्ठिका के कोर की लंबाई a बराबर 2r। अब प्रति एकक कोष्ठिका में हमने आपको स्टार्टिंग में समझा रखा है कि जब भी अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं और अगर कोने पर होते हैं तो चूंकि 8 कोने होते हैं घन के, तो हर कोना 1/8वां भाग होता है, तो 8 × 1/8 आपको करना होगा, जिससे क्या निकल के आएगा 1, यानी प्रति एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 1 है। अब जो गोलक हैं ये गोले, इनका आयतन आपको निकाल लेना है और गोले के आयतन का सूत्र आई थिंक आपको ज़रूर याद होगा, 4/3 πr³ सूत्र होता है। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। अब घन का जो आयतन होगा, चूँकि घन जो होता है उसकी एक भुजा है a, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा बराबर a³। तो घन का आयतन हो गया a³। अब a की जगह आप क्या मान रख सकते हैं? 2r। तो हो गया आपका a³ बराबर 2r³। तो 2 दूनी 4 दूनी 8r3, जहाँ r क्या है? गोले की जो है छोटी है त्रिज्या, जो छोटा गोला है उसकी त्रिज्या है। अब संकुलन क्षमता का फार्मूला रखते हैं, तो संकुलन क्षमता बराबर होता है गोलक का आयतन यानी 4/3 πr³। समझ आ रही होगी बात। और घन का आयतन, तो घन का आयतन जो है वो 8r3 है। ठीक, अब क्या कर देते हैं, इनको हम लोग काट देते हैं। देखिए 4/3 πr³ बटे 8r3। अब देखिए 4 × 4 और 4 दूनी 8, r³ आपका कट गया। अब आपके पास बचा है, ऊपर बचा पाई और नीचे आपका क्या बचा? ये 2 बचा ये वाला और ये बचा 3, तो 3 दूनी 6, तो π/6। पाई की वैल्यू 3.141 है, जिसको आप 6 से जब भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.524। ये हो गई आपकी संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता का प्रतिशत निकालने के लिए आप इसको किससे गुणा करा देंगे? 100 से गुणा कर देंगे और आ जाएगा 52.4% संकुलन क्षमता किसकी है? सरल एकक घनीय कोष्ठिका की। अब कुल रिक्त स्थान, जैसे हमने कहा कि अगर 80% भरा है तो 20% खाली होगा, ऐसे इसमें 52.4% भरा है तो कितना खाली हो सकता है? आप तुरंत घटाएंगे, 100 में से 52.4 अगर घटाएंगे तो आएगा 47.6, जिसे हम लोग मोटा मोटा 48% कह सकते हैं। यानी 52% इसमें जो है वो भरा होता है, ठीक है, और 48% जो है वो खाली होता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका में, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो सिर्फ कोने पर ही उपस्थित होते हैं। बात करते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आपको पता है जो संकुलन क्षमता होती है उसका सूत्र होता है कि जो गोलक हैं उनका कुल आयतन बटे जालक का कुल आयतन। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो गोलक हैं अवयवी कण हैं उनका आयतन निकालना है बटे कुल घन का जो आयतन है निकाल के भाग देंगे, संकुलन क्षमता तुरंत निकल आएगी। फलक केंद्रित एकक घनीय कोष्ठिका में आप जानते हैं कि इनमें कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। घन में 6 फलक होते हैं, यानी इनकी 6 फलकों पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा। फलक पर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप ये फार्मूला लगाते हैं 1/2 × 6, यानी कुल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3, जबकि कोनों पर निकालने के लिए 1/8
गुणे 8 बराबर हो जाएगा 1, यानी इनमें कुल अवयवी कण कितने हैं? 4। तो आपको 4 गोलकों का आयतन निकालना है और कुल घन के आयतन से भाग कर देना है और आराम से संकुलन क्षमता निकल आएगा। तो इजी है, अब समझिए। अब यहाँ फिगर देखिए, तो ये से लेकर के सी को यहाँ एक त्रिभुज के माध्यम से आपको दर्शाया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये एक त्रिभुज बना हुआ है पी क्यू एस, जिसमें आप आराम से देख सकते हैं जो पी क्यू लंबाई है वो कितनी है? पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एक आर ये और एक आर ये और एक आर ये और एक आर ये, यानी 4 आर। पी क्यू बराबर कितना हो गया? 4 आर। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं तो यहाँ देखेंगे ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर बराबर यस क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। यस क्यू क्या है? ए है, और पी एस भी क्या है? ए है, क्योंकि इन सब की वैल्यू क्या है? ए है। तो हमारे पास फार्मूला निकल के आया पी क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है रूट 2a स्क्वायर। अब चूंकि ए स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ए आ जाएगा रूट के बाहर और रूट 2a आ जाएगा इसका मान। तो हमारे पास क्या मान निकल के आ गया? पी क्यू इक्वल टू रूट 2a। इससे पहले हमने देखा था पी क्यू इक्वल टू 4r आया था, तो पी क्यू इक्वल टू 4r समीकरण 1 हुआ था और पी क्यू इक्वल टू 2a समीकरण हो गया था 2। अब दोनों का जब मान पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4r इक्वल टू रूट 2a, क्योंकि पी क्यू जाएगा कट, तो r इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा तो a रूट 2/4। अब अगर a निकाल लेते हैं यहीं से तो a बराबर हो जाएगा 4/√2r। ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू आपको मालूम हो चुकी है, ये हो गई a की वैल्यू। अब एकक कोष्टिका यानी जो घन है उसका हम आयतन निकाल लेते हैं, साइड गुणे साइड गुणे साइड, यानी a3। अब जो a की वैल्यू है ये देखिए, उसको हम लोग 3 बार गुणा करा देते हैं, ये है हमारी a की वैल्यू। तो 4/√2r की घात 3, तो 4 चौक 16 चौको 64, r गुणे r बराबर r3। ऐसे ही √2 गुणे √2 गुणे √2। अब 2√2 का जो गुणा होगा वो क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा और एक √2 आपका बचा रहेगा। तो 2 एकम 2 और 2 32 संयम 64। ठीक, तो आपका आ चुका है 32r3/√2। ये क्या आया है? एकक कोष्ठिका का आयतन। अब निकालना है आपको गोलों का आयतन, क्योंकि सूत्र क्या होता है? गोलों का आयतन बटे कोष्ठिका का आयतन। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एकक कोष्ठिका में गोलों की संख्या, ये कोने के गोले हैं और ये फलक के गोले हैं, और टोटल कितने आ गए? 4। 4 गोलों का आयतन बराबर 4 गुणे 1 गोले का आयतन, यानी 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 चौक 16/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया आपका गोलों का आयतन। अब आराम से आप क्या करेंगे? मान रख देंगे। संकुलन क्षमता बराबर होता है चारों गोलों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। इसमें 4 गोले हैं, अगर एक गोला होता तो हम एक गोले का आयतन रखते। तो चारों गोलों का आयतन हमारा आया था 16/3 पाई आर क्यूब। और जो एकक कोष्ठिका का आयतन आया था, देखिए यहाँ पे एकक कोष्ठिका का आयतन क्या आया था? 32r3/√2। वही मान हमने यहाँ पे रख दिया है। ये हो गया हमारे चारों गोलों का आयतन और ये हो गया हमारे इतना। तो 16 एकन 16 आप काट दिया और 16 दूना 32, 2 आ गया। और √2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो √2 और यहाँ बचा था पाई √2 गुणे पाई, और 2 3 6, यानी 3 गुणे 2। तो √2 का मान 1.414 इंटू पाई का मान 3.14/6। इसको जब गुणा कराएंगे तो वैल्यू आएगी 4.44 बटे 6 आप कराएंगे तो आ जाएगी 0.74। ये हो गई आपकी संकुलन
क्षमता। अब अगर इसका हम परसेंटेज निकालना होगा तो इसको 100 से गुणा करा देंगे और आ जाएगा 74%, यानी 74% स्थान भरा हुआ है। अगर खाली स्थान निकालना है तो रिक्त स्थान बराबर हो जाएगा 100 माइनस 74, यानी 26% इसका खाली है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका है उसमें क्या होता है, उसमें कोनों के अतिरिक्त जो अवयवी कण पाया जाता है वो अंतः केंद्र पर उपस्थित होता है। इतनी बात समझ आ गई। तो जब कोनों के लिए हम अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, 1/8 गुणे 8 बराबर 1, और एक अंतः केंद्र का है तो 1 बराबर कितने आ जाएंगे अवयवी कण, 2। यानी इसमें हमको दो गोलों के अवयवी कणों का जो आयतन है वो निकालना है और इस घन का आयतन निकालना है और भाग दे देना है, तो संकुलन क्षमता निकल आएगी। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो ये घन का विकर्ण है, ये देखिए, अब ये है घन का विकर्ण, इसे काय विकर्ण कहते हैं और इसका मान जो है वो आप याद कर लीजिए √3a होता है। √3a काय विकर्ण का मान होता है √3a। ये डायग्राम यहाँ भी दिखाया गया। ये हो गया आपका ये वाला गोला, ये बीच वाला गोला हो गया और ये साइड वाला गोला हो गया, जिसमें आप आराम से देख सकते हैं जो पी क्यू की लंबाई क्या है, 4r है। पी क्यू की लंबाई क्या है, 4r है। इतनी बात यहाँ क्लियर हो गई ना। पी क्यू की लंबाई क्या हो गई, 4r, क्योंकि r r r और r हो गए 4r। इससे पहले आप एक चीज़ और जान गए कि ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक पी क्यू है और पी क्यू की वैल्यू होती है √3a, यानी 2 वैल्यू हमें पी क्यू की मिल गई। तो पी क्यू कट जाएगा और 4r बराबर क्या हो जाएगा, √3a, जैसा कि इससे पहले हम लोग करते आए हैं। आइए देखते हैं चित्र से। पी क्यू बराबर 4r, तो पी क्यू का मान जब 4r आ गया, और हम ये भी जानते हैं यहाँ से कि पी क्यू बराबर क्या होता है, √3a, तो हम निकाल लेंगे r बराबर क्या हो जाएगा, √3a/4। ये देखिए, अगर इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो √3a बराबर 4a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4r/√3। ध्यान से देखिएगा, अब a की वैल्यू पता चल गई, तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, a गुणे a बराबर a3, और a की वैल्यू हमें यहाँ से मालूम हो गई। उसी को हम लोग क्या करा देते हैं, 3 बार गुणा करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिए तुरंत। तो 4 गुणे 4 यानी 4 चौक 16, चौको 64 और r3। ऐसे ही √3 का आप कितनी बार गुणा कराएंगे, 3 बार, तो √3 गुणे √3। अब होगा क्या, इसका रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा 3 और एक √3 बचा रहेगा। वही यहाँ लिखा हुआ है कि 3 × √3। अब आगे इसको देखिए। अब क्या करते हैं, प्रति एकक कोष्ठिका में गोलों की संख्या हम निकाल लेते हैं। इसमें हमने कहा था कि कोनों के लिए ये फार्मूला लगाएंगे और अंतः केंद्र के लिए ये लगाएंगे। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, 2 आ गए। गोलों की संख्या कितनी हो गई, 2, क्योंकि एक कोने पर हो गए और एक सेंटर पर। 2 गोलों का आयतन बराबर 2 गुणे गोले का आयतन। सूत्र रख देंगे तो 4 दूनी 8/3 πr³। तो गोले का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। गोले का आयतन क्या आया है, 8/3 πr³ बटे एकक कोष्ठिका का आयतन जो अभी यहाँ लेकर आए थे आप 64 r3/3 गुणे √3, वही वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, तो 8 × 8, 8 × 64, 3 3 गया कट, r3 गया कट। अब आपके पास बचा क्या, ध्यान से देखिए क्या बचा हुआ है आपके पास, √3, ये बचा हुआ है √3, जो कि चला जाएगा ऊपर। तो √3 गुणे π/8। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 गुणे पाई की वैल्यू होती है 3.14/8, और आपका आ जाएगा 5.438/8, और इसको जब आप भाग कराएंगे तो 0.68 आएगा। ये हो गई आपकी संकुलन क्षमता, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुणा करा देंगे
और 68% आ जाएगा। 68% स्थान भरा हुआ है, यानी खाली स्थान निकालने के लिए 100 में से 68 घटाएंगे और आंसर आ जाएगा 32%। तो इसको आप अपनी नोट्स पर लिखते जाएंगे साथ साथ में और समझते जाएंगे, और कभी भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। एकक कोष्ठिका विमा संबंधित गणनाएं। एकक कोष्ठिका विमाओं की सहायता से एकक कोष्ठिका की आयतन, घनत्व एवं परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है या संभव है। आपको ये फार्मूला जरूर लर्न कर लेना है कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, जिसके लिए फाइनल सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया है D = ZM/A³ जहाँ Z एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या है। जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो उसमें आपको स्वयं खोजना पड़ेगा। अगर दे दिया गया सरल एकक कोष्ठिका है, इन सबको आपने पार्ट 3 में सीखा है कि कैसे अवयवी कणों को ज्ञात करेंगे या परमाणुओं को ज्ञात करेंगे। और यम बराबर मोलर द्रव्यमान है, एक कोर की लंबाई है। जैसे कोष्ठिका बनती थी तो उसमें जो कोर की लंबाई होती थी वो ए थी। चूँकि आपको पता है ए क्या है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, ठीक है। तो ये कोर की लंबाई हो जाएगी और ये 3 यहाँ क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। क्योंकि कोर की लंबाई को 3 बार जब गुणा करा देंगे तो आयतन निकल आएगा। और यन ए क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23 एटम्स पर मोल। ठोसों की अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष। यद्यपि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था में दीर्घ परासक्रम होता है, फिर भी क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते हैं। साधारणतया ठोस अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का पुंज होता है। इन लघु क्रिस्टलों में दोष पाए जाते हैं। अतः क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। ये दोष क्रिस्टल के गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। किसी भी वस्तु में जब दोष आता है तो उसके गुणों को परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही आप समझने का प्रयास करिएगा, जो ठोस होता है उनकी एक नियमित और निश्चित ज्यामिति होती है। जब इनमें कोई भी विचलन या अनियमितता उपस्थित होती है उसे ही हम ठोसों की अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल दोष के प्रकार, यानी कितने प्रकार के क्रिस्टल दोष पाए जाते हैं। तो क्रिस्टल दोष मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष को रस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं और नॉन स्टाइकियोमेट्री को आरस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं, जिनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टाइकियोमेट्री दोष को 4 भागों में बांटा गया है, रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, फ्रेंकल दोष और साटकी दोष। ऐसे ही नॉन स्टाइकियोमेट्री को 2 भागों में बांटा गया है, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। यानी हम जान चुके हैं कि क्रिस्टल को मुख्यतया 2 रूपों में, क्रिस्टल दोष को मुख्यतः 2 रूपों में बांटा गया है, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष को रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, फ्रेंकल दोष, साटकी दोष। ऐसे ही नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष को धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ठीक है, तो आगे अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सामान्यतः क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट। आदर्श क्रिस्टल ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता एवं विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। यानी जो अवयवी कण हैं जो कि जालक बिंदु पर उपस्थित होते हैं, यदि उनमें कोई भी अनियमितता या विचलन होता है तो उत्पन्न दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रस समीकरण मितीय दोष, जिसे आप स्टाइकियोमेट्री दोष के नाम से भी जानते हैं। ये वह दोष हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री, अब एक न्यू वर्ड आया है, स्टाइकियोमेट्री क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी
पदार्थ में उपस्थित धनायन और ऋणायन के अनुपात को इसकी स्टाइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति कहते हैं। तो वह ठोस या वह बिंदु दोष जो कि ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं, यानी जो ठोस है उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायनों का अनुपात जो है वो समान रहता है, बदलता नहीं है, क्या कहलाते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहलाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है रिक्तिका दोष, जिसे इंग्लिश में वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। साधारणतः पदार्थ को गर्म करने पर क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं, तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। ये पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। जब क्रिस्टल को हीट किया जाता है ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो कुछ आयन या कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि रिक्तिका छिद्र उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। यहाँ पर एक क्रिस्टल की काल्पनिक संरचना दिखाई गई है, जिसमें अवयवी कण अपने स्थान पर हैं, और आप देख रहे होंगे कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, जिस कारण रिक्तिका छिद्र उत्पन्न हो गया है, और इस दोष को ही रिक्तिका दोष कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अंतराकाशी दोष। क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण जालक के अंतराकाशी स्थल में आ जाता है, तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। इसमें ठोस का घनत्व बढ़ जाता है। रिक्तिका दोष में देखा था आपने कि अवयवी कण बाहर निकल जाते थे, इसलिए घनत्व घट जाता था, लेकिन इसमें होता क्या है, अवयवी कण कुछ अन्य अवयवी कण भी आ जाते हैं, इसलिए घनत्व बढ़ जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं क्रिस्टल जालक की संरचना में रेगुलर अवयवी कण पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो अंतराकाशी स्थान में भी अतिरिक्त रूप से आ गए हैं, और जिससे कि दोष उत्पन्न हो गया है, जिसे हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल दोष। देखिए, जो रिक्तिका दोष है और अंतराकाशी दोष है, इन्हीं दोषों को नए नामों से जाना गया जब आयनिक ठोसों में इनका अध्ययन किया गया, और इन्हीं पर विवेचना की जाएगी। तो जो फ्रैंकल दोष है वो एक प्रकार का अंतराकाशी दोष ही है, वो अन्य सॉलिड्स के लिए है, जबकि ये सिर्फ आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड के लिए मान्य है। आयनिक क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशी स्थल पर ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम येकोव फ्रैंकल ने की थी। जैसे आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही कोई प्लस या माइनस अपना स्थान छोड़ करके अगर अंतराकाशी क्षेत्र में यहाँ आ जाता है, अपना स्थान छोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रैंकल दोष कहलाएगा। यह एक प्रकार का अंतराकाशी दोष ही है। एक बार आप अंतराकाशी दोष अगर रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण जालक के अंतराकाशी स्थल में आ जाता है तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। सेम कैटेगरी यहाँ भी है कि इसमें है कि आयनिक क्रिस्टल है, यानी धनायन या ऋणायन आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका साटकी दोष। वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान के कारण होता है, साटकी दोष कहलाता है। एज इट इज आपने रिक्तिका दोष में पढ़ा था, वहाँ पर भी कुछ अवयवी कण बाहर निकल जाते थे जालक से, अपने बिंदु को रिक्त कर जाते थे। ऐसे यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ धनायन और ऋणायन की बात की जा रही है, क्योंकि ये है आयनिक सॉलिड के बारे में। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, NaCl है, ठीक है, KCl है। अब इसमें देखा होगा आपने कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे चार्ज हैं, और इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकल चुके हैं और रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया है। चूँकि ये कैसे हैं, रस समीकरण मितियों के प्रकार हैं, इसलिए इसमें जो उदासीनता है वो हमेशा बनी रहेगी। और आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप स्टाइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति दोषों के बारे में बताएंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात जो होगा वो समान होगा, वो विक्षुब्ध
नहीं होगा। यहाँ पर भी आपने देखा कि अगर एक पॉजिटिव बाहर गया है तो एक नेगेटिव भी बाहर गया हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार जो था अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर के गर्म करने पर यदि उसके क्रिस्टल जालक में अन्य प्रकार के परमाणु या आयन आ जाते हैं तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जब भी किसी क्रिस्टल को किसी अन्य धातु या आयन के साथ गर्म किया जाता है साथ में, तो वो इसके अंदर इंटर कर जाते हैं, जिससे इसमें अशुद्धि आ जाती है और इस प्रकार जो उत्पन्न होता है दोष वो अशुद्धता दोष कहलाता है। इस दोष के द्वारा आयनिक ठोसों की विद्युत चालकता बढ़ाई जा सकती है। जैसे यदि अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो Na+ के कुछ स्थान पर Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं। आप यहाँ फिगर में समझिए, Na+Cl- Na+Cl- Cl- Sr2+ Cl- Na+Cl- और आप यहाँ देखें ध्यान से तो Na+ का एक ये स्थान और Na+ का एक ये स्थान, यानी 2 Na+ आयन यहाँ से जा चुके हैं, जिसके स्थान पर Sr2+ ने जगह ले लिया है। इससे है क्या, पॉजिटिव और निगेटिव का बैलेंस भी बना हुआ है और अशुद्धि भी इसके अंदर इंटर कर चुकी है। नेक्स्ट है आपका लास्ट आरस समीकरण मितीय दोष। ये आरस समीकरण मितीय दोष क्या होते हैं? जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुमान जो अनुपात है परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार के दोष को नॉन स्टाइक्योमेट्री या आरस समीकरणीय दोष कहते हैं। यानी इसमें जो स्टाइक्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है, धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाता है। ये 2 प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला है धातु अधिक्य दोष या धनायन अधिक्य दोष। ऐसा पता है आपको कि जो धातु होती हैं वो धनात्मक आयन का निर्माण करती हैं, तो इसे हम कैटायन एक्सेस डिफेक्ट भी कह सकते हैं, यानी धनायन इसमें बढ़ जाता है। धातु धनायनों की अधिकता के कारण यह दोष उत्पन्न होता है और यह 2 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला है क्रिस्टल जालक में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, अर्थात ऋणायन रिक्तिका के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, जब हीट ज़्यादा किया जाता है तो कुछ जो ऋणायन हैं वो निकल जाते हैं और होता क्या है, उनका स्थान कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और ऐसे में जो धनायन है उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए यह क्या हो गया, धातु अधिक या धनायन अधिक के दोष हो गया। बात करते हैं, इस दोष में कुछ ऋणायन जालक की सतह को छोड़ देते हैं जिससे धनायनों की संख्या बढ़ जाती है। उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन इन ऋणायनों के रिक्त स्थान की जगह ले लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण यप केंद्र या रंग केंद्र भी कहलाते हैं, चूँकि इन्हीं के कारण रंग भी उत्पन्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की क्रिया यदि सोडियम वाष्प से कराते हैं तो पीला NaCl प्राप्त होता है। आप डायग्राम में देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे में क्या है, एक नेगेटिव आयन बाहर जा चुका है जिसका स्थान इलेक्ट्रॉन ने ले लिया है और इस इलेक्ट्रॉन को ही हम यफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है यफ केंद्र क्या है, तो आपको घबराना नहीं है, यहीं से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा कारण, क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने के कारण। जब कभी अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो जाता है, जैसे ZnO को जब गर्म किया जाता है तो जो ऑक्सीजन है वो मुक्त हो जाती है क्रिस्टल से वाष्प अवस्था में, परंतु जो इसके धनायन और ऋणायन हैं वो अंतराकाशीय अवस्था में आ जाते हैं या अतिरिक्त रूप से धनायन उपस्थित हो जाते हैं और इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है आपका धातु न्यूनता दोष। जो नॉन स्टाइक्योमेट्री या आरस समीकरण मितीय हैं वो 2 प्रकार के हैं, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष।
दूसरा है धातु न्यूनता दोष, इसमें है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, उसमें अधिकता थी, इसमें कमी है। इस प्रकार के दोष में धनायन या धातु आयन की संख्या ऋणायनों की तुलना में कम होती है। ये निम्न कारणों से हो सकते हैं। सबसे पहला है जालक में धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, यानी कोई धनायन बाहर जा चुका है जिससे उसका स्थान रिक्त हो गया है और ऐसे में धनायन की कमी हो गई है। नेक्स्ट है आपका जालक में अंतराकाश स्थान में अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित होना। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि टोटल क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त ऋणायन पाया जा रहा है। इसमें भी क्या हो गया, धातु न्यूनता या धनायन की न्यूनता हो गई और ऋणायन की मात्रा अधिक हो गई। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो क्रिस्टल दोष थे वो दो प्रकार के थे, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं रेखीय दोष का, तो जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की नियमित व्यवस्था में यदि कोई अनियमितता एवं विचलन उत्पन्न होता है तो इससे उत्पन्न दोष को ही रेखीय दोष कहते हैं। यानी छोटे छोटे बिंदुओं का दोष, और यही जब लाइन वाइज सेट हो जाता है तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। ठोसों के जो मुख्यतः दो गुण आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है वो है विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। विद्युतीय गुण के आधार पर जो ठोस है उन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। ऐसे ही अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक जिन्हें आप शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं, और दूसरा है डोपिंग अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। जो डोपिंग अर्धचालक है वो दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। इन सब पर डिटेल वीडियो आप अभी देख रहे हैं और सीखेंगे। ऐसे ही चुंबकीय गुणों के आधार पर जो ठोस हैं उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब डिटेल में सीखते हैं। ठोसों को विद्युतीय गुण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है चालक। अब चालक क्या होते हैं, ये बहुत साधारण शब्द है, आपने बहुत पहले से इसे जाना है कि चालक वह होते हैं जिनमें विद्युत का चालन बहुत आसानी से हो जाए, अर्थात वह ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है, अर्थात चालकता की रेंज 10⁴ से 10⁷ ओम-1 मीटर-1 के मध्य होती है। विद्युत चालकता के का डिटेल आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आप वहाँ सीखेंगे कि विद्युत चालकता क्या होती है। यहाँ आप ये जान रहे हैं कि जिनकी विद्युत चालकता अधिक होती है वो चालक कहलाते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। सबसे पहले बात करते हैं धात्विक चालक की। तो धात्विक चालक अर्थात जो मेटल्स हैं जिनमें विद्युत का चालन होता है, इनमें विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, क्योंकि आप सबको पता है धातुएं जो होती हैं वो धन विद्युती होती हैं और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत का चालन करते हैं। जैसे सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सोना है आदि। ऐसे ही विद्युत अपघटनी चालन। विद्युत अपघटनी चालन आयनिक ठोस, यद्यपि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं जैसे NaCl जो आपका साधारण नमक है, वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, क्योंकि उसका विद्युत अपघटन हो जाता है। ऐसे यहाँ आप समझने की कोशिश करिएगा। आयनिक ठोस यद्यपि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था या अशुद्धियों की उपस्थिति में विद्युत का चालन दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक में
आप धातुओं की विद्युत चालकता के बारे में जान चुके हैं। विद्युत अपघटनी चालक अर्थात जो आयनिक ठोस हैं वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl और KCl। अब बात करते हैं कुचालक के बारे में। कुचालक को बैड कंडक्टर भी कहते हैं, इन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है। वह ठोस जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते कुचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता का परास अत्यंत कम अर्थात 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 Ω-1 मीटर-1 के मध्य होती है। आप समझ लीजिए चालकता एकदम नगण्य होती है या होती ही नहीं है, ये बिजली का चालन नहीं करते हैं, जैसे फास्फोरस, लकड़ी, रबड़, सल्फर आदि। नेक्स्ट है आपका अर्धचालक। अर्धचालक जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहा जाता है। वह ठोस जिनकी विद्युत चालकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है अर्धचालक कहलाते हैं। वह ठोस जिनकी विद्युत चालकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता की रेंज 10⁻⁻8 से 10⁻4 Ω-1 मीटर-1 होती है। अब अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग में ही आप जान चुके हैं कि सबसे पहले होंगे शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। फर्स्ट है आपका नैज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक। ये सिलिकॉन व जर्मेनियम के बने होते हैं, जिसमें वर्ग 14 के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अतः ये परम शून्य पर कुचालक होते हैं, यानी 0 केल्विन तापमान पर ये कुचालक होते हैं। तापीय ऊर्जा देने पर इनके सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में गति करते हैं तथा विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। डायग्राम से आप समझिए, ये सिलिकॉन है और इसके जो चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर चुके हैं। ऐसे में होता क्या है, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है और इसे गर्म किया जाता है तो ये इसके बंध टूट जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर गति करते हैं और विद्युत का चालन इनमें हो जाता है। यानी ये अर्धचालक जो हैं वो सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं, परंतु टेम्परेचर बढ़ाने पर ये सुचालक की तरह बिहेवियर दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आपका डोपिंग अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालकों में बाह्य अशुद्धियों का प्रवेश कराने से 2 प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों का निर्माण होता है। यहाँ आप बहुत आसानी से समझिएगा कि N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक क्या हैं। ये चीज़ें आप फिजिक्स में भी जानेंगे। सबसे पहला N प्रकार के अर्धचालक। मूल परमाणु में इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, आप मूल परमाणु मान के चलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम को। अब अगर इनमें इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर N प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, यदि 14वें वर्ग के तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम को 15वें वर्ग, चूँकि 15वां वर्ग है तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही होंगे, 14वें वर्ग में 4 होंगे तो 15वें वर्ग में 5 होंगे। 15वें वर्ग के तत्व फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ अब मिश्रित किया जाए तो N प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। डायग्राम से समझिए, ये 14वें वर्ग का तत्व सिलिकॉन है, ये सारे सिलिकॉन हैं, और ये जो है 15वें वर्ग का तत्व फास्फोरस है। चूँकि आप जानते हैं जो 14वें वर्ग का तत्व है उसकी संयोजकता 4 है, तो वो 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर चुका है। ये देखिए आप, ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो 4 सहसंयोजक बंध बने हुए हैं, जबकि जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वही विद्युत का चालन करता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है आपका P प्रकार के अर्धचालक। यहाँ आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो N प्रकार के अर्धचालक, आपको मूल परमाणु लेकर चलना है सिलिकॉन जर्मेनियम जो कि वर्ग 14 के तत्व हैं, और N प्रकार में आपको आगे बढ़ना है और P में आपको पीछे आना है। यानी जब N प्रकार के अर्धचालक बात करेंगे
तो 14वें वर्ग में आप 15वें वर्ग को आप मिश्रित करेंगे, और जब पी प्रकार के अर्धचालक में बात करेंगे तो 14वें वर्ग में 13वें वर्ग को आप मिश्रित करेंगे। ये बात आपको मालूम रखनी है। पी प्रकार के अर्धचालक मूल परमाणु में इससे कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। जैसे यदि वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम को 13वें वर्ग के तत्वों बोरान एल्युमिनियम के साथ अपमिश्रित किया जाए तो पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। डायग्राम से समझिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सभी सिलिकॉन है वर्ग 14 के तत्व, और यहाँ ये बोरान है जो कि वर्ग 13 का तत्व है, यानी इसकी संयोजकता 3 है। ये 3 ही बंध बना सकता है, तो इसने 3 बंध सहसंयोजक बन चुके हैं, जबकि एक बना नहीं सकता, तो इसका धनात्मक एक छिद्र खाली रह गया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का खाली रह जाता है। इस छिद्र को ही धनात्मक छिद्र या कोटर या होल भी कहा जाता है। अब इसी रिक्त छिद्र की पूर्ति के लिए ही ये विद्युत का चालन करते हैं। तो आई थिंक अर्धचालक आपने समझ लिया होगा। अर्धचालक वह होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक व कुचालक के मध्य होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक और डोपिंग अर्धचालक। डोपिंग अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। अब आगे बात करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहाँ से सवाल उठता है कि बैंड सिद्धांत क्या है, और जो ठोस हैं उनके विद्युतीय गुणों की व्याख्या बैंड सिद्धांत के अनुसार करिए। तो किसी धातु परमाणु में चालकता संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। कोई भी ठोस होगा या धातु होगी तो उसकी जो विद्युत चालकता है वो किस पर निर्भर करती है? संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ये संयोजी कोष को ही आगे चल के संयोजी बैंड कहा जाएगा। यदि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं तो वह विद्युत या वह धातु विद्युत की सुचालक होती है। यदि संयोजी कोष या संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तो वह विद्युत की सुचालक होती है। बैंड सिद्धांत में संयोजी बैंड व चालन बैंड का आप ऐसा समझिएगा कि जो संयोजी बैंड है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे जब निकलेंगे उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसे ही बोला जाएगा चालन बैंड। तो संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य उपस्थित अंतराल को ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र कहते हैं। इसके अनुसार चालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है, यानी बिल्कुल भी नहीं होता है। अर्धचालक में कम वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, यानी 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है, जबकि कुचालक में यह अधिक होता है और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। एक डायग्राम से आप समझिए। ये है आपका चालक, ये रिक्त बैंड है, इसे आप चालन बैंड कह सकते हैं। ये संयोजी बैंड है। संयोजी बैंड हम उसे कह रहे हैं जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इनकी ओवरलैपिंग हो चुकी, इसलिए यह अतिव्यापित बैंड बन चुका है और इसमें आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा और ये बिजली का चालन आसानी से करेंगे, इसीलिए ये चालक कहलाएंगे। जबकि अर्धचालक जो होता है उसमें कम वर्जित क्षेत्र पाया जाता है, और ये है आपका संयोजी बैंड और ये है रिक्त बैंड, और इसके बीच की जो गैपिंग है उसे ही हम कहते हैं वर्जित क्षेत्र या वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो कि कितनी होती है? 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है। जबकि जो कुचालक होते हैं उनमें यह ऊर्जा क्षेत्र जो है वर्जित ऊर्जा क्षेत्र वो बहुत अधिक होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है, और इनका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप नहीं कर पाता और इनमें अतिव्यापन नहीं हो पाता, इसीलिए बिजली का चालन नहीं। ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। वो स्वयं अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं और नाभिक की चारों ओर भी उत्पन्न होते हैं, जिससे उनका स्पिन स्टार्ट होता है और इसी कारण वो
चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है आपका अनुचुंबकीय ठोस। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर उसकी दिशा में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। यानी वह ठोस पदार्थ जिन्हें जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही दुर्बल रूप से यानी कम रूप से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, परंतु जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हटा दिया जाता है तो अपने चुंबकत्व का गुण खो देते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके गुण को ही अनुचुंबकत्व कहते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित का मतलब जो पेयर्ड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल में आयरन है, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम, O2, NO, CO आदि। नेक्स्ट है आपका प्रतिचुंबकीय ठोस यानी डायामैग्नेटिक सॉलिड। ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे अनुचुंबकीय जो थे वो दुर्बल रूप से आकर्षित होते थे, ऐसे ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं एवं इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं यानी पेयर्ड अवस्था में होते हैं, जैसे लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, फ्लोरीन आयन, जिंक आयन, सिल्वर आयन, Cu2O, NaCl आदि। ये सब कैसे हैं? प्रतिचुंबकीय ठोस हैं। नेक्स्ट है आपका लौह चुंबकत्व या लौह चुंबकीय ठोस, जिसे इंग्लिश में फेरोमैग्नेटिक सॉलिड कहते हैं। ऐसे ठोस जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करने पर ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकत्व को आपने देखा था दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे थे, जबकि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी अस्थायी चुंबकत्व दर्शाते हैं। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर भी लाते हैं तब भी इनका चुंबकत्व का जो गुण है वो नष्ट नहीं होता, बना रहता है। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं एवं इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं, जैसे निकिल, कोबाल्ट, आयरन, CrO2 आदि। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि आखिर इनमें ऐसा गुण क्यों पाया जाता है? तो लौह चुंबकत्व की व्याख्या, लौह चुंबकीय पदार्थों के धात्विक आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों के जो धात्विक आयन हैं उनके छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये डोमेन उसकी दिशा में हमेशा के लिए अभिविन्यासित हो जाते हैं। जब तक चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा जाता तब तक इनकी कोई नियमित विन्यास नहीं होता, लेकिन जब भी इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और हमेशा के लिए अभिविन्यासित हो जाते हैं, जिससे जब भी हटाए भी जाते हैं तो भी ये अस्थायी चुंबक बन चुके होते हैं और ये पदार्थ अस्थायी चुंबकत्व में परिवर्तित हो जाता है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनके धात्विक आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं या समूह का रूप बना लेते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। डोमेन स्टार्टिंग में तो किसी भी प्रकार से विन्यासित नहीं होते या नियमित रूप से होते हैं, लेकिन जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी दिशा में ही अस्थायी या हमेशा के लिए विन्यासित हो जाते हैं और ये अस्थायी चुंबक का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हैं कि डोमेन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर ही अभिविन्यासित हो गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। इन ठोस पदार्थों की संरचना लौह चुंबकीय ठोसों के समान ही होती है, परंतु डोमेनों का विन्यास एक दूसरे के विपरीत होता है। वहाँ पर एक जैसा था, यहाँ पर विपरीत है, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और इनका एग्जाम्पल आप देख लें, MnO, MnO2, Fe2O3 आदि। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ऊपर की ओर है तो एक नीचे की ओर, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं और एक दूसरे को
निरस्त कर देते हैं, जिससे इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाता है और ये प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। पांचवा और लास्ट है आपका फेरी चुंबकीय पदार्थ यानी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इनकी संरचना भी लौह चुंबकीय पदार्थों जैसी होती है, परंतु इनमें डोमेनों का विन्यास विपरीत व असमान होता है, मतलब समान रूप से विपरीत भी नहीं होता, इसलिए इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कम होता है, जबकि प्रतिलौह चुंबकीय का शून्य होता है और इनका कम होता है, इसलिए ये दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। जैसे Fe3O4, Zn F2O4, और इनका आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर की, अभी एक ऊपर की ओर है तो दो नीचे की ओर है, ऐसे एक ऊपर है तो दो नीचे, तो एक दूसरे को ये पूर्णतः निरस्त भी नहीं कर पाते, इसीलिए ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो आई थिंक आपने पांचों समझ लिया होगा। अनुचुंबकीय जो होते हैं वो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय हैं वो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, और लौह चुंबकीय हैं जो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रतिलौह चुंबकीय जो है वो प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, और लास्ट है आपका फेरी चुंबकीय जो क्या कहते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, जो 3 फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, जैसे HCP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। FCC है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। BCC है बॉडी सेंटर्ड